हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमने कल जो लिया था स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस दिया था। आज देंगे स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। ये आता है वर्ड ऑर्डर में। तो जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, पहले हम ये जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या है। असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि जितने भी अफर्मेटिव और निगेटिव जो होते हैं उन सभी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में रखा जाता है। जैसे आई गो टू मार्केट, ये अफर्मेटिव भी है और ये असर्टिव भी है। आई डू नॉट गो टू मार्केट, ये नेगेटिव भी है और ये असर्टिव भी है। कहने का मीन्स ये है कि जितने भी अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं उनको असर्टिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। तो जो वर्ड ऑर्डर है, मतलब जो शब्द का क्रम है, शब्द विन्यास है, उसको कहने का मीन्स ये है कि असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ही अफर्मेटिव के लिए होता है। लेकिन अगर नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, जैसे डज या डू, इज एम आर, हैज बीन हैव बीन, डिड, वॉज वर, हैड एटसेट्रा। तो हमने कहा निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है जो अभी बताई है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव के लिए। तो हमें क्या मालूम पड़ा यहाँ, असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब है कि जितने भी अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं उनको हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। ये याद रखते हैं। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस सिर्फ अफर्मेटिव को ही कहा जाता है। ऐसा नहीं है। जितने भी अफर्मेटिव और निगेटिव है उनको ही असर्टिव कह सकते हैं। कहने का मतलब अफर्मेटिव तो है ही, लेकिन वो असर्टिव भी है। इसी तरह से निगेटिव तो है ही, लेकिन वो असर्टिव भी है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस में देखेंगे वर्ड ऑर्डर। सेकंड टॉपिक हमारा कल हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। उसमें हमने क्या बताया था स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में? उसमें ये बताया था कि सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आई गो टू मार्केट, तो आई सब्जेक्ट है, गो टू मार्केट क्या है? प्रेडिकेट है। फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया था, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी बताया था। फाइनाइट वर्ब कैसी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है या टेंस के अनुसार आती है। फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो सेंटेंसेस में टेंस के अनुसार आती है। और लिंकिंग वर्ब क्या होती है? अगर किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होता है तो उस सेंटेंस की वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट मींस अ वर्ड दैट कंप्लीट्स अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट, बता चुके हैं। और किसी सेंटेंस जैसे हम कहें आई एम, तो ये सेंटेंस ही नहीं है। पहले इसे सेंटेंस बनाओ। आई एम अ टीचर, आई एम एन इंजीनियर। तो एम क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। इंजीनियर और टीचर क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। कहने का मीन्स ये है कि सेंटेंस में अगर कॉम्प्लीमेंट आता है तो उस सेंटेंस की वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो ये तो पहले पढ़ा चुके हैं। अभी आज का टॉपिक क्या है? वर्ड पावर, शब्द विन्यास, असर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट विद एक्सटेंशन। सब्जेक्ट विद एक्सटेंशन क्या है? जैसे ये आया था द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। सब्जेक्ट को अगर लार्ज कर देते हैं, 4-5 शब्दों के मिसलेनियस से बनाते हैं, मिक्सअप करके बनाते हैं, 4-5 शब्दों को इकट्ठा करके कलेक्टिवली बनाते हैं, तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंशन, सब्जेक्ट विद एक्सटेंशन। प्लस फाइनाइट वर्ब आएगी, फाइनाइट वर्ब मालूम हो गया। प्लस एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का भी एक्सटेंशन हो सकता है। तो इस तरह से भी स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सटेंशन और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे भी आप स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं असर्टिव में, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं तब। और निगेटिव होते हैं तब सब्जेक्ट प्लस, जैसे इन प्रेजेंट डेफिनेट के निगेटिव के लिए बता देते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट और डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से प्रेजेंट डेफिनेट के निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होता है। थर्ड नंबर में है एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब।
एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसे एग्रीमेंट कह सकते हैं या कॉन्कॉर्ड भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्ब का सब्जेक्ट के साथ मैच होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर हम मेन वर्ब में कहें कि सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, तो अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं तो इसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल वर्ब कहते हैं। जो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, आपको मालूम है वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, 4 5 फॉर्म्स भी हो सकती है, आपको मालूम ही है। तो 3 फॉर्म्स होती है, तो फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो को रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाएगा, और गो को क्या कहा जाएगा? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब याद रखिए, गो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है और एक बहुवचन क्रिया भी है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दे तो वो क्या है? वो सिंगुलर वर्ब है। जैसे हम कहें गो में एस लगा दिया, गोज, तो ये सिंगुलर वर्ब है। तो समझते इसको, एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब का मतलब है कर्ता और क्रिया में आपस में अन्वय क्या है, आपस में मेल मिलाप क्या है, आपस में समझौता क्या है। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। जैसे आई रीड, आई क्या है? आई एक एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है, एक अपवाद है। आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। अलग अलग टेंस में आई के साथ अलग अलग तरह से वर्ब आती है, वो आपको आगे बताया जाएगा। यू रीड, यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन यू के साथ प्लूरल वर्ब आती है, हमेशा याद रखें। ही रीड्स, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो याद रखें, आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है। अगर प्रोनाउन की बात करें तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ही सी इट दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन किसके अंतर्गत आते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत। हालांकि आगे भी आपको बार बार बताया जाएगा, जिससे आप बिल्कुल भी ना भूलें। आपको कोशिश की जाएगी कि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। बस आप हमारे साथ बने रहिए आरंभ क्लासेज में, आरंभ तिवारी के साथ। सी रीड्स, सी भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। दे रीड, दे क्या है? दे थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है। बॉयज रीड, लेकिन बॉयज क्या है? प्लूरल नाउन है। तो जब प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल प्रोनाउन आता है तो भी प्लूरल वर्ब आएगी। गर्ल्स रीड, गर्ल्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब आएगी। आगे बढ़ते हैं नोट ए में। सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का एग्रीमेंट कॉन्कर्ड, मतलब एग्रीमेंट को कॉन्कर्ड भी कहते हैं, याद रखिए। अन्वय कहा जाता है हिंदी में। अब हिंदी तो मैं प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड याद रखें। कहीं कहीं बुक में एग्रीमेंट दिया है, कहीं कहीं कॉन्कर्ड दिया। आपको मालूम ही पड़ गया कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। पढ़ते हैं सबसे नोट ए को ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड होता है। सब्जेक्ट के साथ वही फाइनाइट वर्ब आएगी जैसा कि सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट के साथ जिस तरह की हमने फाइनाइट वर्ब रखी, उसे कहेंगे कि सब्जेक्ट के साथ इस फाइनाइट वर्ब का एग्रीमेंट है या कॉन्कर्ड हो गया। सब्जेक्ट के साथ जिस तरह की फाइनाइट वर्ब रखेंगे तो हम कहेंगे सब्जेक्ट के साथ इस फाइनाइट वर्ब का एग्रीमेंट हो गया या कॉन्कर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं बी नंबर में। इंग्लिश में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार फाइनाइट वर्ब के नंबर और पर्सन होते हैं। इंग्लिश में सब्जेक्ट का जैसा नंबर होगा। नंबर की बात करें तो इंग्लिश में 2 नंबर होते हैं। देयर आर 2 नंबर्स इन इंग्लिश। कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और पर्सन की बात करें तो अभी बताया फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से पढ़ते हैं नोट बी को। इंग्लिश में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार फाइनाइट वर्ब के नंबर और पर्सन होते हैं। कहने का मतलब जैसे सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन होता है, उसी प्रकार से फाइनाइट वर्ब का भी नंबर और पर्सन होता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के जेंडर का फाइनाइट वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
सब्जेक्ट का जेंडर क्या है, जेंडर क्या होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर या फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ये 4 जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, किसी भी क्रम में याद कर लीजिए। फिर से पढ़ते हैं, फाइनाइट वर्ब के नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट की जेंडर का फाइनाइट वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सी नंबर में देखते हैं, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का रहे, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का रहे तो फाइनाइट वर्ब भी फर्स्ट पर्सन का ही होगा। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो फाइनाइट वर्ब भी फर्स्ट पर्सन का ही होगा। सब्जेक्ट का पर्सन अगर सेकंड है, सॉरी सेकंड पर्सन का अगर सब्जेक्ट है तो सेकंड पर्सन की फाइनाइट वर्ब होगी, ऐसा समझना है। सेकंड पर्सन का अगर सब्जेक्ट है तो फाइनाइट वर्ब भी सेकंड पर्सन की होगी। थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो फाइनाइट वर्ब भी थर्ड पर्सन की होगी। मतलब कहा जाएगा उसे कि ये थर्ड पर्सन की फाइनाइट वर्ब है। अगर सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी या सिंगुलर नंबर की फाइनाइट वर्ब होगी। आगे अगर प्लूरल नंबर आएगा तो प्लूरल नंबर की फाइनाइट वर्ब होगी। अब इसको आप रिवाइज करिए पहले, फिर एक्सरसाइज की कल प्रैक्टिस करवाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही अच्छा लगा कि आपने हमको सुना और आगे भी सुनेंगे, तो कंफर्म है कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। जितना भी बेसिक्स या फंडामेंटल्स है वो आपको क्लियर होता जाएगा। दैट्स ऑल।